नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। मैं सोनू कुमार आपके अपने YouTube चैनल अरुणोदय क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आज हम लेके आए हैं वर्णमाला, और वर्णमाला की ये हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने आपको स्वर के बारे में पढ़ा दिया है। वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। जो इससे पहली वाली हमारी क्लास है उसमें हमने स्वर के बारे में विस्तार से बात कर ली है। इसके बाद नेक्स्ट आज जो हमारी क्लास है वो है वर्णमाला में व्यंजन वर्ण। वर्णमाला में व्यंजन वर्ण, उन्हें ही हम शुरू करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं वर्णमाला। बच्चों, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा व्यंजन। क्या दिखाई दे रहा है? व्यंजन। व्यंजन आपको दिखाई दे रहा है, और व्यंजन में आपको सारे का सारे व्यंजन लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे। सारे के सारे व्यंजन आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो ये व्यंजन वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं। कितने हैं ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। बात कर लेते हैं व्यंजन वर्ण। सबसे पहले बात करते हैं व्यंजन की हम परिभाषा। जैसे हमने पिछली क्लास में बात करी थी स्वर कि वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं उन्हें हम क्या कह रहे थे? स्वर कह रहे थे। जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोले जा रहे थे उन्हें हम क्या कह रहे थे? स्वर कह रहे थे। लेकिन अब जब व्यंजन की बात करते हैं तो वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं किए जाते, स्वतंत्र रूप से जो उच्चारित नहीं होते, उच्चारित मतलब जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता, या कह सकते हैं कि जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात जिनको बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं? हम व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें कहते हैं हम व्यंजन। परिभाषा क्लियर हो गई कि जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित ना हो या स्वरों की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहते हैं? हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन वर्ण कहते हैं ये तो क्लियर हो गया, लेकिन व्यंजन वर्ण होते कौन कौन से हैं? तो ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये सभी क्या है? हमारे व्यंजन वर्ण हैं। ये सभी क्या है? हमारे व्यंजन वर्ण हैं। और आपको संख्या दिखाई दे रही होगी, यहां से यहां तक हो गई 25, और 25 के बाद 12, तो ये दिखाई दे रही होगी आपको संख्या 37। कितनी? 37। अब अगर हम पहले संख्या से ही बात कर लेते हैं, पहले हम संख्या से ही बात कर लेते हैं, तो जैसे हमने वहां पढ़ा था स्वर, तो कुल स्वर पढ़ा था, तो यहां हम कर लेते हैं कुल व्यंजन। क्या कर लेते हैं? कुल व्यंजन। कुल व्यंजन। अब कुल व्यंजन बराबर क्या होगा? कुल व्यंजन बराबर मूल व्यंजन प्लस अंतस्थ प्लस ऊष्म और प्लस संयुक्त। प्लस संयुक्त, यानी कि कुल व्यंजन बराबर मूल व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो अगर मैं बात करूं कि कुल व्यंजन हमारे कितने हैं, यानी कि सभी जो व्यंजन होते हैं वो हमारे कितने होते हैं? 39 होते हैं। कितने होते हैं? 39 होते हैं। जिसमें मूल व्यंजन की अगर हम बात करें तो ये हमारे जो मूल व्यंजन होते हैं ये हमारे होते हैं 25, प्लस 4 हमारे होते हैं अंतस्थ, प्लस 4 हमारे होते हैं ऊष्म, प्लस 4 हमारे होते हैं संयुक्त। अगर हम इन्हें जोड़ लें तो 25 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 ये 37 बन रहे होंगे। लेकिन दो वर्ण हमारे कम आ रहे हैं, जबकि मैं यहां क्या बता रहा हूं? 39 बता रहा हूं। कितने बता रहा हूं? 39। तो वो दो वर्ण कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे द्वित वर्ण या द्विगुण। द्वित वर्ण या द्विगुण, उनकी बात अभी हम बाद में करेंगे। तो कुल व्यंजन बराबर कितने हो गए? हमारे 39, जिसमें मूल व्यंजन जो होते हैं वो हमारे 25 होते हैं, और अंतस्थ कितने होते हैं? हमारे 4 होते हैं, और ऊष्म जो हमारे होते हैं वो 4 होते हैं, और संयुक्त हमारे 4 होते हैं, और द्विगुण हमारे 2 होते हैं। बच्चों, कुछ लोग इसमें क्या करते हैं, कुछ विद्वानों ने जो माना है, जो हमारे ये मूल व्यंजन है उन मूल व्यंजन के अंतर्गत क्या कर दिया है? मूल व्यंजन के अंतर्गत यहां तक रख लिया है। कहां तक रख लिया है? यहां तक। यानी कि मूल व्यंजन में उन्होंने क्या करा है? मूल व्यंजन के अंतर्गत अंतस्थ और ऊष्म को मूल व्यंजन में रख के और संयुक्त स्वरों को अलग कर दिया है। तो वो लोग जो उन्हें मान लेते हैं
वो 33 मान लेते हैं। कितने मान लेते हैं? 33 मान लेते हैं। और 4 जो संयुक्त और 2 द्विगुण अलग होकर इस प्रकार से 39 हो जाते हैं। तो कुल व्यंजन का तो क्लियर है कि कुल व्यंजन हमारे कितने होते हैं, वो 39 होते हैं। मूल व्यंजन कहीं कहीं आपको 25 मिलेगा लिखा और कहीं कहीं आपको 33 मिलेगा। हालांकि ये वाला क्वेश्चन हमारा नहीं आता है कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया है। चलिए अब इनके हम विभाजन कर लेते हैं। किनका? व्यंजन वर्णों का अलग अलग विभाजन कर लेते हैं। ये तो एक संख्या की हमने बात करी थी, व्यंजन वर्णों का विभाजन। जैसे हमने स्वरों का विभाजन कराता है, ऐसे ही हम व्यंजन वर्णों का विभाजन करेंगे। देख लेते हैं व्यंजन वर्णों का विभाजन कैसे कैसे किया जाता है और इन्हें कहां कहां किस किस हिसाब से फिट किया गया है, उन सभी की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने बात करी सबसे पहले मूल व्यंजन। मूल व्यंजन की बात अब छोड़ दीजिएगा, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। बच्चों एक शब्द आता है स्पर्श व्यंजन। क्या होता है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। स्पर्श व्यंजन यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे जीभ एक स्थान को स्पर्श करते हुए दूसरी जगह को जब निकलती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श, यानी कि जीभ कहीं ना कहीं हमारी स्पर्श करेगी, उन्हें क्या कहते हैं? हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो एक ही स्थान से बोले जाते हैं। कहां से बोले जाते हैं? वो एक ही स्थान से बोले, सारे एक स्थान से नहीं, मतलब एक स्थान विशेष से बोले जाएंगे। कभी आप सोचने लगो कि एक ही स्थान से सारे के सारे वर्णों का उच्चारण होगा, ऐसा नहीं है। स्पर्श व्यंजन बता दिया मैंने कि एक स्थान को जब जीभ हमारे स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 25 होती है। बच्चों कितनी होती है स्पर्श व्यंजनों की संख्या? वो होती है हमारी 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 25 होती है। यानी कि हमारे का से लगाकर और जो हमारा ये म वर्ण तक होता है ये हमारा स्पर्श व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा ये स्पर्श व्यंजन कहलाता है। और उनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। देखो क ख ग घ न च छ ज झ न ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म। इस तरीके से ये हैं हमारे 25। और एक और चीज है इसमें कि प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। और कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या है वो 25 है और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। और वर्ग भी कितने होते हैं? 5 ही इसके वर्ग होते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा आ रहा क, तो क, तो इसका क्या करा है हमने? जो पहला वाला वर्ण है उसको लेकर हमने वर्ग का निर्माण कर दिया है। जैसे हमारे पास ये क आ रहा है तो ये क्या हो गया? का हमारा वर्ग हो गया। क्या हो गया? का हमारा वर्ग हो गया। का हमारा वर्ग हो गया। वर्ग क्यों हो गया? क्योंकि हमने क्या करा है, जो का वर्ण है इसको उठाया और इसको वर्ग में रख दिया। पूरा क्या कर दिया? इसको वर्ग में रख दिया। तो ये पूरे के पूरे जो हमारे 5 अक्षर हैं ये का वर्ग के अंतर्गत आ जाते हैं। किसके अंतर्गत आ जाते हैं? ये का वर्ग के। फिर दूसरा वर्ण हमारा यानी कि दूसरा वर्ग आया और उसमें जो वर्ण आया वो हमारा च वर्ण आया। और चा को उठा के हमने क्या कर दिया? दूसरे वर्ग का नाम रख दिया चा वर्ग। तो का वर्ग पहला वाला हो गया, चा वर्ग दूसरा वाला हो गया। तो नीचे समझ रहे होंगे कि ये क्या हो जाएगा? टा वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये टा वर्ग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ता वर्ग हो जाएगा। और उसी प्रकार आगे क्या हो जाएगा? प वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये प वर्ग हो जाएगा। इस प्रकार जो है ये हमारे 5 वर्ग हो जाते हैं। और प्रत्येक वर्ग में आपको समझ में आ रहा हुआ 5 वर्ण है। तो इस प्रकार जो स्पर्श व्यंजनों की संख्या है वो कितनी है? 25 है। क्लियर हुआ? स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। स्पर्श वर्ग के प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्योंकि इसका हम आगे जाके अभी करने वाले हैं। क्या प्रयोग? अलग अलग रूप में प्रयोग करने वाले हैं। तो इसीलिए हम इसको समझ लेंगे कि वर्ग कैसे हमारा बना है। तो स्पर्श व्यंजन मानता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। इसके थोड़े से आगे बढ़ लेते हैं। स्पर्श व्यंजन से थोड़े से आगे बढ़ लेते हैं। और इसके बाद में क्या दिखाई दे रहा है आपको? य र ल व। क्या दिखाई दे रहा? य र ल व। तो बच्चों इसे हम वर्णमाला में क्या नाम देते हैं? इसे देते हैं हम अंतस्थ वर्ण। क्या नाम देते हैं? अंतस्थ वर्ण के नाम से हम इनको जानते हैं। वर्ण या व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन।
अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो हमारे होते हैं 4। कितने होते हैं बच्चों अंतस्थ व्यंजन? वो होते हैं हमारे 4। और य, र, ल, व क्या होते हैं? य, र, ल, व। और इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन के नाम से हम इसको जानते हैं। अंतस्थ व्यंजन में भी क्या होता है, अगर हम इसके अंदर जाएं, थोड़ा सा और डीपली जाएं, तो अंतस्थ व्यंजनों में भी अलग अलग रूप दिए गए हैं वर्णों के। क्या क्या दिए गए हैं? अलग अलग रूप दिए गए हैं जो इसके अंदर आता है। जैसे अंतस्थ व्यंजन में क्या होता है? एक अर्धस्वर। क्या होता है? अर्धस्वर। अर्धस्वर मतलब ऐसे वर्ण जो स्वर नहीं होते परंतु स्वर से बहुत ज्यादा मेल रखते हैं। वे वर्ण जो स्वर नहीं होते परंतु स्वरों से बहुत ज्यादा मेल रखते हैं, उन्हें हम अर्धस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम अर्धस्वर कहते हैं। और अर्धस्वर वर्ण जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं? य और जो हमारा व होता है वो हमारे अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं। यूपी ट्रिपल एससी में एग्जाम में आया, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा वर्ण अर्धस्वर है, तो उसमें आंसर हमारा व था। तो व जो होता है वो अर्धस्वर होता है, यह भी है, लेकिन वहां विकल्प में क्या था? व था। तो यह क्वेश्चन रिपीट हो सकता है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा अर्धस्वर नहीं है या दिए गए विकल्पों में से कौन सा वर्ण अर्धस्वर है। तो अर्धस्वर जो होता है वो हमारा य और व होता है। ये अंतस्थ के अंतर्गत ही आते हैं। अंतस्थ वर्ण हमारे 4 होते हैं, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं। उसके बाद में हमने उसके अंदर की बात करी है कि जो अंतस्थ 4 वर्ण हैं उसमें से 2 हमारे जो होते हैं वो अर्धस्वर होते हैं। क्या होते हैं? 2 अर्धस्वर होते हैं। एक शब्द आता है हमारा प्रकंपित। प्रकंपित, प्रकंपित वर्ण, प्रकंपित वर्ण, प्रकंपित वर्ण। अब प्रकंपित क्या होता है? यानी कि जिस वर्ण के उच्चारण में हमारी जीभ कंपन करती है। कंपन का मतलब हिलना, अर्थात वे वर्ण या वह वर्ण जिसके उच्चारण में हमारी जीभ कंपन का कार्य करती है उसे क्या कहते हैं? हम प्रकंपित कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रकंपित कहते हैं। और प्रकंपित जो वर्ण होता है हमारा वो र होता है। जब हम र का उच्चारण करेंगे बच्चों, र, तो क्या हो रहा है? जीभ हमारी एक क्या कंपन के साथ नीचे की तरफ आ रही है, र। तो जब जीभ कंपन के साथ आ रही है तो कंपन होने के कारण इसको प्रकंपित वर्ण के रूप में लिखा जाता है, या इसको क्या कहा जाता है? प्रकंपित वर्ण कहा जाता है। बच्चों जो प्रकंपित होता है उसका एक नाम और देखने के लिए मिलता है, वो मिलता है लुंठित। क्या नाम मिलता है? लुंठित। इसको ठा भी कहते हैं, लुंठित। ये जो है लुंठित होता है हमारा। प्रकंपित को ही हम लुंठित के अंतर्गत भी रखते हैं, या लुंठित वर्ण भी हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? लुंठित वर्ण भी हम इसको कहते हैं। कहीं कहीं आपको लोहित वर्ण के रूप में इसको लिखा हुआ मिल जाएगा। ये रा की हमने बात करी। एक होता है पार्श्विक। क्या होता है? पार्श्विक। पार्श्विक, पार्श्विक, पार्श्विक वर्ण या व्यंजन। वर्ण की ही बात कर लेते हैं। पार्श्विक, ये पार्श्विक क्या होता है? पार्श्विक का मतलब है कि जब हमारे जीव के दोनों तरफ से वायु निकल जाती है तो उन वर्णों को हम क्या कहते हैं? पार्श्विक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? पार्श्विक वर्ण कहते हैं। और पार्श्विक जो वर्ण होता है वो हमारा ल वर्ण होता है। क्या होता है? ल वर्ण होता है पार्श्विक वर्ण। जैसे हम बोलेंगे ल, ले, तो क्या हो रहा है? ले जैसे हम बोल रहे हैं तो जीव के दोनों फलक से वायु बाहर निकल रही है और उसको क्या कहेंगे हम? पार्श्विक वर्ण कहेंगे। तो अंतस्थ में क्या करा हमने? 3 खानों में इन्हें हमने डिवाइड कर रखा है। अंतस्थ के अंदर है सारे अंतस्थ ही, ऐसा नहीं अलग है ये। लेकिन अंतस्थ में अर्धस्वर कौन से वर्ण होते हैं? तो अर्धस्वर जो होते हैं वो हमारे, अर्धस्वर जो होते हैं वो हमारे क्या हो रहे हैं? अर्धस्वर हो रहे हैं हमारे य। जो अर्धस्वर हो रहे हैं वो हमारे य वर्ण, और जो व वर्ण है ये हमारे क्या हो रहे हैं? अर्धस्वर हो रहे हैं। प्रकंपित, प्रकंपित जो वर्ण है वो प्रकंपित हो रहा है हमारा र वर्ण। र वर्ण क्या हो रहा है? प्रकंपित वर्ण हो रहा है।
और प्रकंपित को ही लुंठित या लोहित वर्ण के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद है हमारा पार्श्विक वर्ण। पार्श्विक वर्ण जो है वो हमारा ला वर्ण है। पार्श्विक वर्ण क्या है हमारा, वो ला वर्ण है। तो अंतस्थ की हमने बात कर ली। आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में नहीं आ रहा, कहीं प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और अपनी जो समस्या है वो रख सकते हैं, जिसको मैं देख लूंगा और आपकी समस्या का समाधान कर लूंगा। चलिए, यहां तक हमने बात कर ली है व्यंजन में अंतस्थ की। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं हम, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में जब हमने यहां बात कर ली, अंतस्थ वर्णों की बात कर ली, तो अंतस्थ के बाद में पहले हमने किसकी बात करी, स्पर्श व्यंजनों की करी। किसकी करी हमने, पहले स्पर्श व्यंजनों की बात करी। उसके बाद हमने किसकी करी, अंतस्थ की करी। तो बच्चों उसके बाद क्या आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। उसके बाद में क्या आ रहा है, उसके बाद में हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है ऊष्म व्यंजन। क्या आ रहा है हमारा, ऊष्म व्यंजन आ रहा है। ऊष्म व्यंजन क्या आ रहा है, ऊष्म व्यंजन की अब हम बात करेंगे। ऊष्म मतलब गर्म, अर्थात जिनको बोलते हुए गर्माहट बाहर से निकले, अंदर से निकलेगी। ऊष्म, ऊष्म या ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन भी हम इसको कहते हैं। ऊष्म या ऊष्मीय व्यंजन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है बच्चों, ये कौन कौन से होते हैं हमारे ऊष्म या ऊष्मीय व्यंजन, श, स, श, ह। तो अब मेरे उच्चारण में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तीनों ही सा का उच्चारण मुझसे एक ही स्थान से होता है, ये पहले से ही मेरे साथ प्रॉब्लम है, तो इसको माइंड मत करिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। तो बात कर लेते हैं हम ऊष्म व्यंजन। ऊष्म, ऊष्म मतलब ऊष्मा, ऊष्मा मतलब गर्माहट, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में जो वायु अंदर से रगड़ खाती हुई बाहर निकलेगी। अब जब रगड़ खाएगी कोई चीज, एक दूसरे से टकराएगी, तो क्या होगी, गर्माहट पैदा होगी। इसी के कारण क्या होती है, गर्मी पैदा होती है। क्या करते हुए, इन वर्णों को बोलते हुए, इन वर्णों का उच्चारण करते हुए बच्चों क्या होती है, गर्मी निकलती है। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, ऊष्म या ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। अर्थात गर्माहट के साथ जो बोले जाएंगे उन्हें कहते हैं हम ऊष्म व्यंजन। ये हमारे होते हैं श, स, स और है। ये हमारे कितने होते हैं, ये हमारे 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। तो बच्चों कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा वर्ण ऊष्मीय नहीं है या ऊष्म वर्ण नहीं है, या कौन सा है। या पूछ लिया गया है कि ऊष्म वर्ण जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, उनकी संख्या कितनी होती है। तो उनकी संख्या कितनी होती है बच्चों, उनकी संख्या होती है 4। कितनी होती है उनकी संख्या, 4 होती है। चलिए ऊष्म की हमने बात कर ली, इसके आगे की बात करते हैं। अब इसके आगे आता है हमारा, क्या है इसके आगे, इसके आगे दिया गया है हमारा संयुक्त व्यंजन। क्या है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर भी होता है, लेकिन यहां हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त स्वर की पहले हमने सुबह बात कर ली है, मतलब सुबह नहीं, सॉरी, पहली, इससे पहली क्लास में हमने बात कर ली है। चलिए बात करते हैं इसके बाद हम संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो बच्चों ये होते हैं हमारे 4। कितने होते हैं, ये 4 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, थोड़ा नीचे नहीं दिखाई दे रहा, चलो ऊपर लिख देता हूं मैं। छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रमिक। संयुक्त, बच्चों ने संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं हम, संयुक्त का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जुड़ा हुआ। क्या होता है, जुड़ा हुआ, अर्थात जब हम एक से अधिक वस्तुओं को जोड़ेंगे तो संयुक्त रूप में हो जाएगी। जैसे संयुक्त परिवार की भी बात आपने सुनी होगी भाई, संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ। तो यहां क्या है, ये वर्ण मिले हुए हैं। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर हमें तो मिले हुए नहीं दिखा रहे। अरे भाई ध्यान से देखेंगे, जब इन्हें खोलेंगे तो पता चलेगा ये क्या है, मिले हुए हैं। संयुक्त का मतलब समझ गए, अर्थात वे वर्ण जो एक से अधिक वर्णों के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, संयुक्त वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त वर्ण कहते हैं। बात करते हैं जैसे कि हमारे पास ये 6 क्षत्रिय है। क्या है, 6 क्षत्रिय है। अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 6 क्षत्रिय कहते हैं, बट अगर हम पूर्व में जाएंगे तो इसे क्या कहेंगे, क्षत्रिय कहेंगे। जैसे हम कहते हैं कक्षा, तो क्या कहा जाता, कक्षा। कक्षा भी कहते हैं कुछ लोग।
जब हम पश्चिमी यूपी वाले पूर्व की तरफ जाते हैं तो हम कहते हैं अरे भाई क्या कच्चा कच्चा कर रहे हैं, जबकि वो शुद्ध उच्चारण होता है कक्षा, यानी कि सा प्लस छ, यानी कि जो हमारा क्षत्रिय है इसमें दो आवाज निकलती हैं, क और श की आवाज निकलेगी, इसीलिए इसको कक्षा, जो सही है वो कक्षा कहा जाएगा। चलिए देख लेते हैं, संयुक्त है ये, इसका निर्माण किस प्रकार हो रहा है। तो इसका जो निर्माण हो रहा है क प्लस श, यानी कि क और सा के संयुक्त रूप से मिलने से किसका निर्माण हो रहा है, क्षत्रिय का निर्माण हो रहा है। तो ये संयुक्त वर्ण है। निर्माण किससे हुआ, क प्लस सा से कम 5, 6, 7, 8, 9, 10 अलग अलग बुक उठा के देखोगे तो कम से कम आपको 10 से 12 बार ये क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि लगभग 70% बच्चे इसको गलत करके आते हैं। रीजन क्या है, रीजन कुछ नहीं है, सिर्फ देखा और छोड़ दिया, देखा और छोड़ दिया। यानी कि जब हम क्लास पढ़ रहे हैं तो जब यहां तक आता है बच्चा पढ़ते पढ़ते क्लास, तो उसको मिनिमाइज कर देता आगे। मिनिमाइज इसका समाधान नहीं है, पूरी क्लास ध्यान से आप पढ़ोगे तब समझ में आएगा यहां से, या आप बुक से पढ़ोगे तो पूरा पढ़ोगे तब समझ में आएगा। तो क प्लस सा के रूप में ये जो हमारा क्षत्रिय बनता है। चलिए फिर आगे देख लेते हैं। त्रिशूल, इसका निर्माण त प्लस र के रूप में होता है। इसके बाद हमारे पास ज्ञानी है, जा प्लस न के रूप में होता है। हलंत सब में लगा हुआ है। इस हलंत का मतलब आप समझ रहे हैं, इस हलंत का मतलब है कि जो हमारे पास ये हलंत है, ये हलंत कह रहा है कि मैं स्वर रहित हूं। स्वर रहित का मतलब कोई समस्या में नहीं डाल रहा हूं। आप सोच रहे होंगे कि समस्या में उलझा रहे हैं, समस्या कुछ नहीं है, समझ लीजिएगा। आज समझ लोगे कल काम आएगा, आज समझ लोगे कल काम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि आगे बड़ी बड़ी चीजें हमें सीखनी है, ऐसी बड़ी बड़ी नहीं पहाड़ की तरह। कभी सोचने लगो पहाड़ की, थोड़ी सी यही जो इसकी छोटी छोटी चीजें होती हैं, कुछ बड़ी बड़ी हैं, वो समझनी है। तो समझ लीजिए कि इसमें आ नहीं है, आ मतलब स्वर नहीं है। पहले ही परिभाषा में बताया था कि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाएंगे, स्वर नहीं है तो हलंत लग गया। ये इसकी पहचान है कि इसमें स्वर नहीं है। तो यहां हमने बात करी जा और ना। हलंत भी कई बार विकल्प में हलंत हटा के देता है, लेकिन हलंत लगा हुआ ही होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्या आया, श्रा श्रमिक आया। श्रा श्रमिक का निर्माण होता है श प्लस रा के रूप में, तब जाके हमारा क्या बनता है, श्रमिक बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये संयुक्त व्यंजन थे। मैंने किन किन रूप में ये मिलकर बन रहे हैं, किन किन वर्णों से, वो आपको बता दिए हैं। इसको कहीं नोट कर लीजिएगा बच्चों। मैं बार बार आपसे कहता हूं, जब क्लास पढ़ने बैठा करें तो कॉपी और पेंसिल आपके पास होनी चाहिए। जो भी आपको लग रहा है, मैं ये नहीं कहता कि सारा आप नोट करो, लेकिन जो भी आपको लग रहा है कि ये नोट करने वाला है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो वहां से नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन पढ़ लिया। पहले हमने क्या करा, स्पर्श व्यंजन पढ़ा, फिर अंतस्थ पढ़ा, फिर ऊष्म पढ़ा, फिर संयुक्त पढ़ा। तो यहां यानी कि हमने कुल मिलाकर 37 वर्णों की बात कर ली। अभी कितने वर्ण और बचे हैं, अभी वर्ण बचे हैं हमारे 2, जिसकी मैं थोड़ी सी चर्चा कर रहा था पहले, जिसको हम द्वित्व वर्ण या द्विगुण के नाम से जान रहे थे। द्वित्व वर्ण या द्विगण के नाम से हम जान रहे थे। चलिए उनकी भी हम बात कर लेते हैं। द्वित्व वर्ण या द्विगुण वर्ण कौन से होते हैं। द्वित्व या द्विगुण, द्वित्व या द्विगुण, द्विगुण व्यंजन। अब द्वित्व या द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं, इनकी हम बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, द्वित्व से आपको समझ में आ रहा है, द्वित्व मतलब 2 या द्विगुण मतलब 2 गुण, अर्थात वे वर्ण जो 2 गुणों के साथ उपस्थित होंगे उन्हें हम द्विगुण या द्वित्व वर्ण के नाम से जानेंगे। एक तो होता है हमारा ये ण होता है, और एक होता है हमारा ये भी ण के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये दोनों हमारे द्विगुण या द्वित्व वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और इनकी एक विशेषता और भी है कि इन वर्णों से कोई भी शब्द स्टार्ट नहीं होता। जैसे हमने कोई भी शब्द लिखना है, तो जब हम लिखना शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग में ये वर्ण नहीं आएंगे, स्टार्टिंग में ये कभी नहीं आएंगे। ये दोषत्व वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये नहीं आते इसके अंतर्गत, शुरू में नहीं आएंगे, बीच में या लास्ट में आएंगे। तो ये हमारे द्वित्व वर्ण है या द्विगुण है, और इन्हें मिलाकर संख्या हो जाती है 39। इनका वास्तविक स्थान क्या होता है,
तो वास्तविक स्थान इनका यहां होता है। ये वर्ण तो आता है यहां, और ये वाला जो वर्ण है ये आता है यहां। इनका ये वास्तविक स्थान है, ये इनका क्या है, वास्तविक स्थान है। ये द्विगुण या द्वित्व वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों पूरी हुई है हमारी वर्णमाला। वर्णमाला में हमने सबसे पहले स्पर्श व्यंजन पढ़ा, फिर हमने क्या करा, अंतस्थ पढ़ा, फिर ऊष्म पढ़ा, और उसके बाद क्या पढ़ा, संयुक्त वर्ण पढ़ा। ठीक है, यहां तक हमने वर्णमाला पढ़ ली। तो वर्णमाला में वर्णों का क्रम तो हमने पढ़ लिया किस प्रकार है, किसको क्या क्या नाम देते हैं। इसके बाद भी अगर हम छोटी सी बात कर लें तो जो हमारे व्यंजन वर्ण हैं उनको हमने क्या कर रखा है, और भी आगे वर्गीकृत कर रखा है। ये तो सीधा सीधा रूप था। अब इसके बाद कैसे वर्गीकृत करा गया है, तो वर्गीकृत जो करा गया है उसकी हम बात कर लेते हैं। जो हमने वर्गीकृत करा है अब हम उसकी बात कर लेते हैं। व्यंजनों का यानी कि व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, वही विभाजन होता है। तो पहले जो हम विभाजन करेंगे वो किसके आधार पर करेंगे, वो घोषत्व के आधार पर करेंगे। किसके आधार पर करेंगे, घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। घोषत्व यानी कि आप समझ रहे होंगे कि घोषत्व घोषित कर रहे हैं, नहीं। घोषत्व मतलब आपने बच्चों सुना होगा, एक सघोष होता है, एक अघोष होता है। उसको क्या करते हैं हम, व्यंजनों का जो वर्गीकरण करते हैं वो घोषत्व के आधार पर करते हैं। जब घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं तो इन्हें हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांट लेते हैं। पहला होता है हमारा अघोष, क्या होता है, अघोष, और दूसरा हमारा होता है सघोष। और इस सघोष को हम सघोष ना का कहकर घोष वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, घोष वर्ण भी कहते हैं। अघोष तो अघोष ही रहेगा, लेकिन जो हमारे पास घोष वर्ण होगा उसको हम सघोष भी कह देते हैं और घोष भी कह देते हैं। एग्जामिनर जैसे चाहे उसको लिख सकता है, आप उस पर कोई आपत्ति नहीं दे सकते। सिर्फ आपको याद रखना है कि अघोष जो होता है वो अलग है, सघोष या जो घोष है वो एक ही बात है। ये घोषत्व के आधार पर अब हम व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। तो एक शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं लिख दूं तो यहां 12 और यहां लिख देंगे हम 345। अब ये क्या लिख दिया, ये एक संख्या है 12 और इधर क्या है 345। क्या है इधर 345। अब 12 क्या है, 345 क्या है, ये एक संख्या है। अब ये संख्या कहां से बनेगी, कैसे कैसे इस पे काम होगा, अब मैं आपको थोड़ा सा डीपली लेके जाता हूं। इतना डीपली भी नहीं है, अगर आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। बच्चों मैंने यहां वर्ग की बात करी थी, यानी कि 5 वर्ग थे। कितने वर्ग थे, 5 वर्ग थे। और प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण थे, प्रत्येक वर्ण में 5 ही, प्रत्येक वर्ग में 5 ही वर्ण थे। तो 5 पंजे 25 हो रहे थे। तो मैंने कुछ नहीं करा, घोषत्व पे क्या करा, 12 उठाया। 12 का मतलब यह है प्रत्येक वर्ग का पहला पहला वर्ण उठा लिया, ठीक, और दूसरा वर्ण उठा लिया। तो इन्हें क्या कर दिया मैंने, इन्हें अघोष के अंतर्गत रख दिया। किसके, अघोष के अंतर्गत रख दिया। इसको रख दिया मैंने अघोष के अंतर्गत। तो 12 जो कोड दे दिया वो अघोष को दे दिया। किसको दे दिया, वो अघोष को दे दिया। बाकी बचा 3 4 5, तो वो किसको दे दिया, वो सघोष को दे दिया। वो किसको दे दिया, वो सघोष को दे दिया। ठीक है, वो किसको दे दिया बच्चों, वो सघोष को दे दिया। इतनी बात समझ में आई यहां तक कि सबसे पहले हमने बात करी किसकी, अघोष की। तो अघोष को दे दिया हमने 12, और फिर हमने बात करी किसकी, सघोष की। सघोष को दे दिया 345। तो ये हमने क्या कर लिया, स्पर्श व्यंजनों की हमने बात कर ली। लेकिन उसके आगे भी तो हैं व्यंजन, उसके आगे भी व्यंजन हैं। तो हमारे पास जो अंतस्थ व्यंजन आते हैं वो अघोष के अंतर्गत आ जाते हैं। किसके अंतर्गत आ जाते हैं, वो आ जाते हैं हमारे, जो ये होते हैं ये हमारे इसके अंतर्गत नहीं, सॉरी, इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। इसके अंतर्गत जो आते हैं वो हमारे ऊष्म वर्ण आते हैं। क्या आते हैं, ऊष्म वर्ण जो हैं वो हमारे, वो अघोष के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म वर्ण जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, अघोष के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो हा वर्ण है हमारा, क्या है, जो हा वर्ण है
वो अघोष में नहीं आता। अघोष में ऊष्म वर्ण आते हैं, लेकिन जो हकार वर्ण होता है वो अघोष में नहीं आता। वो किस में आता है? वो इसके अंतर्गत आता है, और साथ में जो अंतस्थ वर्ण होते हैं वो घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं, और साथ में जो ह वर्ण है वो भी हमारा क्या होता है? सघोष के अंतर्गत आता है। और एक मजे की बात और बता दूं, जितने भी हमारे स्वर होते हैं, क्या होते हैं? जितने भी हमारे स्वर वर्ण होते हैं, सारे के सारे क्या आते हैं? वो घोष या सघोष के अंतर्गत आते हैं। तो क्लियर हुआ? अघोष के अंतर्गत हमारे क्या आ रहे हैं? ऊष्म वर्ण आ रहे हैं। ऊष्म वर्ण में भी 3 आ रहे हैं, और पहला दूसरा वर्ण आ रहा किसका? स्पर्श व्यंजन का। और सघोष के अंतर्गत क्या आ रहे हैं? या घोष के अंतर 3, 4, 5 स्पर्श व्यंजन का अंतस्थ आ रहे हैं चारों, ह वर्ण आ रहा है। और जो स्वर व्यंजन है वो भी हमारे किसके अंतर्गत आ रहे हैं? सघोष या घोष के अंतर्गत आते हैं। आशा करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आ गया ना? तो कमेंट्स कर दीजिएगा कि समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया होगा तो जहां जो समझ में नहीं आ रहा वहां भी कमेंट्स कर दीजिएगा, वो मैं दोबारा से आपको फिर से समझा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। चलिए, ये घोषत्व के आधार पे थे, तो घोषत्व के आधार पे हमने यहां से ये कर लिया है। चलिए, घोषत्व के बाद अब हम आगे बात करते हैं। घोषत्व के बाद आता है हमारा प्राणत्व। क्या आता है? फिर आता है हमारा प्राणत्व। प्राणत्व के आधार पर हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे? बात करेंगे हम व्यंजन वर्णों की। घोषत्व के आधार पर तो हो गया, अब प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण। प्राणत्व के आधार पर जो होता है वो हमारा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है अल्प प्राण, और एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में 1, 3 और 5, बचा क्या? 2 और 4। कितना आसान है। 1, 3, 5 यानी कि 135, और उधर क्या बचा? उधर बचा 2 और 4। ये स्पर्श व्यंजनों की हमने बात कर ली। किसकी बात कर ली? स्पर्श व्यंजनों की हमने यहां बात कर ली। अब बचा क्या? अंतस्थ और ऊष्म। तो यहां क्या आ जाएगा हमारा? यहां आ जाएगा अंतस्थ, ये अंतस्थ आ गया, और यहां क्या आ गया हमारा? ऊष्म आ गया। ऊष्म जो है ये हमारा यहां आ गया। बच्चों, हम बार बार संयुक्त की बात क्यों नहीं कर रहे? आप समझ रहे होगे कि स्वर की भी बात कर ली सर ने, स्पर्श की भी कर ली, अंतस्थ की भी कर ली, ऊष्म की भी कर ली, संयुक्त की क्यों नहीं कर रहे? अरे भाई, संयुक्त क्योंकि संयुक्त मिलके बन रहे हैं ना 2 वर्णों से, तो ऑलरेडी वो इसी में समाहित हैं, इसीलिए हम संयुक्त की बात नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए हम संयुक्त की बात नहीं कर रहे हैं। अल्पप्राण में 135 का मतलब मैंने पहले आपको समझाई दिया कि वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये जो पहला, तीसरा और पांचवा जो है वो हमारा अल्पप्राण होता है, और जो दूसरा यानी कि यहां तक जो रहेगा दूसरा, और जो हमारा ये चौथा रहेगा ये क्या रहेगा हमारा? वो महाप्राण रहेगा। जितने भी अंतस्थ होते हैं वो हमारे अल्पप्राण होते हैं, और जितने भी ऊष्म होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? वो महाप्राण होते हैं। ये था हमारा प्राणत्व के आधार पर, और पहले हमने बताया घोषत्व के आधार पर। तो आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार समझते रहिए और चलते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर लाइक तो कर ही दीजिएगा। चलिए, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।